हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए एक ऐसी यूनिट लेकर आए हैं जो बिल्कुल इजी है और हाई स्कोर है। ठीक है ना। कम पढ़कर अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इस यूनिट को आपने जरूर पढ़ना। और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये बोर्ड में देखिए किस तरह से देखने को मिलेगी। इससे आएंगे दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, वो होगा 1 मार्क्स का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट ईयर अगर 25 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 25 में दो क्वेश्चन आए थे सीरीज ए में, दो क्वेश्चन आए थे सीरीज बी में, दो क्वेश्चन आए थे सीरीज सी में। तो उसी तरह से आप चाहे सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आने वाले टाइम अगर पैटर्न चेंज भी होता आने वाले टाइम में, ठीक है ना, इस साल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम अगर पैटर्न चेंज भी होता तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट यही रहेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमेशा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात, आपने प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है, क्योंकि प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी हम लोग 80% सिलेबस डाल चुके हैं। तो आने वाले टाइम में 20% भी कंप्लीट कर देंगे। तो घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट पे न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन डाल चुके हैं। अब बस 3-4 यूनिट रही हुई, 3-4 भी नहीं बोल सकता, अब 2-3 यूनिट रही हुई है। तो 2-3 यूनिट को भी हम लोग जल्द अपलोड कर देंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। ओके जी। तो देखिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज जो पिछले साल आए थे। तो इसमें देखिए पिछले साल क्या देखने को मिला था, पिछले साल देखने को मिला था डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड डिस्कस वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द सेल, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू द रेजिस्टर व्हेन अ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये बीच में थोड़ा सा पोर्शन, ये कौन सा, एक डेफिनेशन थी और उसके बाद छोटी सी एक डेरिवेशन। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 3 मार्क्स का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मोबिलिटी वाला क्वेश्चन आया था, सिंपल डेफिनेशन रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम। फिर आया था ये डिराइव करने के लिए, तो ये 3 मार्क्स का देखने को मिला था। नेक्स्ट देखिए सीरीज सी में क्या आया था कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और गिव द फैक्टर एंड विच इट डिपेंड्स, स्टेट द एसआई यूनिट विच मटेरियल हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर आया था जी व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्लाइंग द किरचॉफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। लेकिन यहां पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन नहीं आई थी अब तक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चांसेस साल बहुत ज्यादा है, और अगर कुछ रिपीट करना होगा तो इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम आपके लिए लेकर आए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है 15 टू नेक्स्ट स्लाइड में 23, और कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लोग रेजिस्टेंस वाले भी लेकर आए, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले। तो टोटल मिला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 26। तो 26 क्वेश्चन की अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेते हो, और वैसे भी इस साल क्या है कि साल सीरीज तो डिफरेंट होगी, क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, तो 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस साल। तो 2 क्वेश्चन के लिए 25 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मार्च 2026 में। तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो हर एक जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे थे उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितना लिखना है। और क्योंकि इस साल स्टेप मार्किंग भी होगी, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हो, चाहे आप एचयू बोर्ड का एग्जाम देते हो, दोनों बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आया था डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड डिस्कस वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के लिखना है। पहले डिस्कस करना था कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द एबिलिटी टू इजीली अलाउ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज टू द फ्लो थ्रू इट, measured as the inverse of the electric resistivity, indicating well it conducts the electricity। ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि हाउ इजीली कोई कंडक्टर या मटेरियल अपने आप में से क्या करे, करंट को पास होने दे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, ये होता है रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का। लेकिन इसके साथ में क्या पूछा गया था, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी, कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, कंडक्टिविटी। और जो यहां पर रो है, रो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को।
सिग्मा रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी को और रो रिप्रेजेंट करता है जी रेजिस्टिविटी को। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है, ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एन स्क्वायर टॉ, और टॉ क्या है यहाँ पे टॉ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टॉ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर यहां पर देखिए विद राइज इन टेम्परेचर द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद फिक्स्ड लैटिस आयंस एंड एटम इंक्रीजेस सो दैट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, और टॉ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। बस ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको आना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इनके बीच में यहां पर देखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। कब डिक्रीज होता है, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, विद राइज इन टेम्परेचर। कंसिक्वेंटली द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। तो यहां पर देखिए अगर ये डिक्रीज हो गया है तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन पूछा है वेरिएशन ये इसके बीच में रिलेशन पूछा है, तो यहां पर क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, वो डायरेक्टली नहीं होगी, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ क्रिएट करेगा। तो बस तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलने, 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कंडक्टिविटी को आपने बस एक डेफिनेशन लिख लेना है, और डेफिनेशन के बाद वेरिएशन को इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज सेल ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट through a resistor when a number of cell are connected in series। तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस में देखिए ये भी डिवाइड में स्टेप में। तो पहला है सेल के बारे में। तो सेल के बारे में आप लिख सकते हो, a device that generates electrical energy by converting chemical energy into electrical energy through electrochemical reaction। ये तो आ गया इसका पहला। फिर सेकंड जो डेरिवेशन, ठीक है ना, हमने मैक्सिमम करंट के लिए क्या करनी, कंडीशन ऑब्टेन करनी है और सेल को कनेक्ट करना सीरीज में। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो सबसे पहले। तो डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में आएगा इस तरह से। तो मान लीजिए पहला सेल ये वाला है, तो इसका ईएमएफ E1 और ये इसका रेजिस्टेंस Rn, इसका ईएमएफ ये और इसका रेजिस्टेंस Rn, और ये nth है और इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, Rn। ये Rn क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी हम लोग किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपने बस ये साथ में रखना कि जब सेल का जो रेजिस्टेंस लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है, स्मॉल r के। स्मॉल r1 पहले वाले सेल का, 1 2 nth सेल है यहाँ पे, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर। एक्सटर्नल रेजिस्टर को हमने डिनोट किया है कैपिटल R से, और इंटरनल रेजिस्टर को हमने डिनोट किया किससे, स्मॉल r से। R1 R2 यहाँ पर आप लिख सकते हो R2, और ये आएगा Rn। तो इसमें देखिए एक्सप्रेशन में ये आएगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इन सर्किट। तो टोटल ईएमएफ इन सर्किट, सर्किट में टोटल ईएमएफ किसके ऊपर आएगा, ये आएगा जितने भी सेल, ठीक है, E2 E3 अप टू सो ऑन। ये इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो देखिए अगर ये सारे सेल क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू सो ऑन किसके, ये होगा En के। तो ये सारे के सारे सेल ये कनेक्ट किए जाएंगे, E ही लिख सकते हैं इसको। तो आपने इस तरह से इसको लिखना है EMF की टर्म में। तो ये बन जाएगा जी, टोटल जो EMF होगा वो बनेगा n टाइम्स ऑफ E। ये बन गया टोटल किसके इक्वल, n टाइम्स ऑफ E के। फिर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या होगा, टोटल रेजिस्टर, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टर कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सीरीज में देखिए ये सारे सीरीज में, तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखा जाएगा R टोटल, R इक्विवेलेंट, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn के इक्वल। इफ ये सारे इक्वल है, तो ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, ये सारे होंगे R के इक्वल, और R इक्विवेलेंट जो बनेगा ये बनेगा n टाइम्स ऑफ R के इक्वल। तो
तो जब ये n टाइम्स ऑफ r के इक्वल बनेगा तो इसमें क्या होगा, तो देखिए n टाइम्स ऑफ r के इक्वल होगा तो एक रेजिस्टर ले लिया r और ये सारे सारे किसमें सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ये था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था इसके इक्वल, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R प्लस एन आर और टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है। टोटल इसको ईएमएफ को वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इक्वल क्या होता है IR के इक्वल, तो I किसके इक्वल होगा, I होगा V अपॉन R। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें V की जगह पे टोटल कितना इसमें वोल्टेज कितनी यूज की गई n टाइम्स ऑफ E और ये बन गया R प्लस एन। और यहाँ पे करंट मैक्सिमम की कंडीशन कौन सी होगी, इफ R इज ग्रेटर देन एन आर, मतलब क्या होगा कि जो बाहर जो हमने सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो अगर इसकी वैल्यू जितने भी हमने सेल कनेक्ट किए उनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या होगी ये एन आर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो आर एन को क्या किया जाएगा, इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। और जब इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो देखिए क्या होगा इस पूरे क्वेश्चन में, तो ये होगी कंडीशन किसकी, आई मैक्स की। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन के ये तो एन आर तो नहीं रहेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा किसके इक्वल, ये बनेगा अपॉन आर के इक्वल। तो आप बोल सकते हो कि आई मैक्स वाली कंडीशन होगी एन टाइम्स जितने भी आपने सेल कनेक्ट की, ये है एक सेल का करंट और ये एन सेल का करंट, जितने भी सेल हमने कनेक्ट किए, मान लीजिए हमने कनेक्ट किए 10 सेल, तो 10 सेल के बराबर वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देन द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टर इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ये ड्यू टू सिंगल सेल, ये है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। नाउ यहाँ पर आएगा फ्रॉम दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल करंट ड्रॉन इज मैक्सिमम इफ द वैल्यू ऑफ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये हमने लिखा था इफ वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is very high as compared to the total internal resistance of the cell। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। तो देखिए सेल के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे और इसके आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये आया था 2025 सीरीज बी में। एक और क्वेश्चन आया था 2025 सीरीज बी में। पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर in a conductor and what is the relation with the relaxation time। तो सबसे पहले तो मोबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पांसिबल फॉर द करंट इज डिफाइंड एज, ये करंट इससे करंट के बारे में पता चलता है, तो डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ये आपने फार्मूला एक लिखना है मोबिलिटी का। मोबिलिटी यहाँ पर बात की गई है मोबिलिटी चार्ज कैरियर इन कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी होती है इसकी इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर में दो तरह की मोबिलिटी होती है, होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। इसके सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन है रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम के बीच में, इसके बीच में यहाँ पर देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का था E tau E अपॉन m। तो यहाँ पे क्या होगा, tau E क्या है यहाँ पे, ये फिर से वही, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाइब्रेटिंग आयन है कोई, ये आयन 1 है और यहाँ पर है आयन 2, ये एटम से हो सकता है और आयन से हो सकता है। तो यहाँ पर इससे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले कोलाइड इसके साथ होगा, तो मान लो उसका टाइम था t, फिर यहाँ के बाद ये कोलाइड हुआ किसके साथ, इसके साथ, और ये हो गया टाइम t। अब क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो कोलिजन के बीच में लिए गया टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए ये था कितना सेकंड, ये था 20 सेकंड और ये था 30 सेकंड, ये 20 सेकंड और ये क्या है 30 सेकंड। तो ये देखिए ये कितना आएगा, तो टॉ क्या होगा, टॉ होगा t2 माइनस t1, तो ये होगा 30 माइनस 2, इसको बोलेंगे 10 सेकंड। तो ये हो गया इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, कोलिजन में लिया गया टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 10 सेकंड। तो देखो पहली बार यहाँ टकराया, फिर उसके बाद एक और दो जगह टकराया, जिसके मान लो ये वाला एटम में अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए
मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बोल रहे कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना क्या होगा, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ज्यादा मोबिलिटी होगी। हायर द रिलैक्सेशन टाइम मींस हायर द मोबिलिटी, और इजीली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और आप ये ऐसे बोल सकते हो कि हायर द मोबिलिटी मींस क्या होगा, हायर द मोबिलिटी, हायर द मोबिलिटी मींस हायर कंडक्टिविटी, हायर कंडक्टिविटी। और आप ये भी देख सकते हो कि जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस केस में क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हायर द कंडक्टिविटी होगी। हमने पढ़ा था कि रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जाए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है और मोबिलिटी भी बढ़ती है, मूवमेंट इजीली हो जाती है। बस इस मोबिलिटी का मतलब इतना है कि मूवमेंट क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इजीली हो जाती है वन इनटू अनदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आया था 2025 सीरीज बी में। इसमें क्या लिखा है, इसमें इसको भी थोड़ा सा तोड़ कर बनाया गया क्वेश्चन। पहले आपका डेफिनेशन था, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फिर लिखना प्रूव दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल स्मॉल r इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वोल्टेज। ये इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, ये वाला होता है ईएमएफ, और ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक तरह का पोटेंशियल होता है, और ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल। इसको टर्मिनल पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, और अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो ये एक्सप्रेशन दिया गया है कि सेम ही एक्सप्रेशन बनाना है, आपने कुछ और नहीं बनाना है। फिर लिखा है वेयर E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड B इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। तो सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देनी है। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हो सेल के अंदर वाला केमिकल, और इलेक्ट्रोड्स हो सेल के अंदर जो एक मेटेलिक कंडक्टर हम लोग इंसर्ट करते हैं। फिर ऑफ सेल टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक्सप्रेशन इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमने क्या लिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये कनेक्ट किया है सर्किट में बाहर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ये कनेक्ट किया है सर्किट में, और यहाँ पर सेल है, और सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है ये, और ये ओपन की, ये हमने यूज की है, ये हमने यूज किया जी ओपन की, ये सेल ये ओपन की यूज की गई है। और जैसे मैंने बताया कि ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये है जी सेल। तो ये सेल है, सेल के साथ में वोल्टमीटर कनेक्ट किया पैरेलल में, और ईएमएफ इसका ये वाला इसका ईएमएफ, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने शो किया इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैंने बोला स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल एप्सिलॉन के नाम से भी जाना जा सकता है, एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ r, फिर एंड वन वे की as shown in the figure। बाकी ये तो सिर्फ इसके बारे में दिया कि सर्किट में, लेकिन यहां से आगे पॉइंट देखिए, if the key is not closed मतलब ओपन है सर्किट, the circuit remains open, no current flows through the circuit, the reading of voltmeter। अब अगर इसको ओपन रखें तो इसकी जो रीडिंग है, इन दोनों की रीडिंग आ जाती है बराबर, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना, किसके इक्वल, टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है। जब सिंपल सी बात है, टर्मिनल वोल्टेज है, जब सर्किट क्या होता है क्लोज, तब होता है, तब एक्टिव होता है ये वाला, जब सर्किट ओपन होता है तब होता है। लेकिन जब ओपन है सर्किट तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से डिराइव करेंगे। तो व्हेन द की के इज क्लोज्ड, जब की को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस देखिए R प्लस R, ये R था, ये छोटा R था, हमने लिख दिया R प्लस R। और करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है टोटल ईएमएफ कितना था सर्किट में, और R प्लस R के इक्वल। और यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन, तो ये आएगा, ये वाली जो वोल्टेज होती है जब सर्किट क्लोज की जाती है, तो ये होता है इससे कम, ये होता है ज्यादा, ये होता है कम, जिसको माइनस करेंगे IR को, जितना करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पर हमने की को क्या कर दिया है, की को कर दिया है क्लोज। की को जब हमने क्लोज कर दिया तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जब करंट ओपन सर्किट, ये कंडीशन किसके लिए, ये कंडीशन ओपन सर्किट जो हमने पहले देखा। ओपन सर्किट की केस में ये जीरो हो गया और आप इसको लिख सकते हो कि भाई V इज इक्वल टू होता है ईएमएफ के इक्वल। लेकिन the terminal potential difference of a cell is equal to potential difference across the external resistance R of the cell between A and B। तो ये तो बिल्कुल किसके बीच में है, A और B के बीच में है। तो ये वाला मान लीजिए terminal potential difference of cell is equal to potential difference across the external resistance। ये बोल रहे जो terminal potential difference होगा वो होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा इसी एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। तो देखिए ये बना माइनस आई आर, यहां से क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये बनेगा आई आर इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज और ये बनेगा जी आर इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन आई। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस एक्सप्रेशन को सेम लिखेंगे एज इट इज, इसको लिखा सेम एज इट इज और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग b से मल्टीप्लाई और b से करेंगे डिवाइड। तो b से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए क्या बना है, ये बना e माइनस, इसको इसके पास ले जाइए और इसको रखिए b अपॉन i के इक्वल, क्योंकि इसको लिखना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की फॉर्म, रेजिस्टर की फॉर्म। तो इसके बाद देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये आएगा जी e अपॉन b माइनस b अपॉन b। तो ये बनेगा b अपॉन b और b अपॉन i किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये होता है r के इक्वल। तो ये बनेगा देखिए ईएमएफ अपॉन टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 इनटू r और ये इसी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना था, डिराइव करना। तो बस ये आपने ध्यान रखना कि जब सर्किट ओपन होता है तो वोल्टेज होती है किसके इक्वल, v है यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में है डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एंड गिव द फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। फिर लिखा स्टेट इट्स एसआई यूनिट और व्हिच मटेरियल हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां पर देखिए पहले हमने कंडक्टिविटी डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिव डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया। अगर लेंथ और इसको यूनिट एरिया कर दें तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टिविटी किस तरह से, रेजिस्टिविटी ये कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन E, इसकी डेफिनेशन का मतलब ये। अगर लेंथ को आप 1 मीटर लेते हो 1 मीटर और एरिया को अगर आप लेते हो 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, जो ये है R होगा, ये देखिए होगा 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा किसके, रो के इक्वल। तो आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल तब होगी जब इसमें क्या होगा, यूनिट लेंथ होगी और यूनिट क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बाकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल डायमेंशन। ये फिजिकल डायमेंशंस इसका कोई लेना देना नहीं कि शेप कैसी है, साइज कैसा है, इससे इसका कोई लेना, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी के जो मेन फार्मूला है रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टॉ। तो इसमें देखिए, इसमें रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्या है यहाँ पर, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आप ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट टॉ रिलैक्सेशन टाइम सर, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना क्या होगा, उतना कम क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी, और जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना क्या होगा, ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी। फिर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से मटेरियल के पास क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टर की बात करें तो वेरी हाई और सॉरी कंडक्टर की बात करें तो वेरी लो, और सेमीकंडक्टर की बात करें तो मॉडरेट में जैसे होती है, और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। तो बस इतना आपने लिखना है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड का, कई बार आ जाता है। और व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, अप्लाई किरचॉफ रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सीरीज सी में आया था। तो सबसे पहले तो आपने लिखना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज and it is used to measuring an unknown resistor in terms of 3 known resistor।
तो इसमें 4 रेजिस्टर इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि ये किस तरह का लगे, एक तरह का ब्रिज लगे, और बीच में लगा हुआ है जी गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर में देखिए इसका अपना रेजिस्टेंस होता है और वो है जी, और करंट यहाँ से गया है, यहाँ से आया और यहाँ पे आके ये प्लस हो गया करंट में देखिए। तो इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बैलेंस कब होता है, इसकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर देखिए व्हेन की इज क्लोज्ड गैल्वेनोमीटर शोज प्रेजेंस ऑफ Ig। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करता है करंट को, मेजर नहीं करता, मेजर करता है एमीटर। अब इसके बाद लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस R इज एडजस्टेड, ये वाला है वेरिएबल रेजिस्टर, इसलिए इसमें एक लाइन लगी हुई है वाली, ये एरो लगा है, तो इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टर सच दैट कि नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर अगर नो डिफ्लेक्शन शो करे तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। और एट स्टेज में व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू किसके इक्वल, R अपॉन S के इक्वल। नाउ नोइंग द वैल्यू ऑफ PQR, R की वैल्यू और S है यहाँ पे अननोन, जो S है ये है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस और P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं S को। लेकिन अभी जो कंडीशन है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अप्लाई किरचॉफ लॉ ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, ये वाली इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे, अगले डायग्राम में इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर करंट देखिए, करंट इसमें यहाँ से गया I करंट और यहाँ से जैसे मैंने आपसे बताया था ये है I2, और किरचॉफ लॉ कि जो साइन कन्वेंशन है उसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का यूज तो नहीं किया गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लूप में अप्लाई करें, ठीक है, तो आप लिख सकते हो अप्लाई किरचॉफ लॉ टू क्लोज लूप ए बी डी ए। तो पहले हम लोग लगाएंगे ए बी डी ए में क्या होगा कि हम लोग लूप को घुमाएंगे इस तरह से, ये एस करके, ए से बी से डी से ए। और आपने ये याद रखना, करंट देखो ए से कहां जा रहा है, बी, और करंट जा रहा है बी से कहां जा रहा है, डी की तरफ, और करंट जा रहा है डी से किसकी तरफ, ए की तरफ। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि जितना भी इसमें वोल्टेज होगा, वोल्टेज किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। वोल्टेज किससे बनती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए पहले हम भी आगे की तरफ जा रहे हैं ए से बी, और करंट भी जा रहा है हमारे साथ ही, तो क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे तो ये आएगा करंट की वैल्यू है I2, रेजिस्टेंस है P, ठीक है। फिर यहां से उतरते नीचे की तरफ B से D, हम लोग भी नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि हमारा लूप A से इस तरह से, लूप की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, सॉरी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो करंट नीचे कौन से जा रहा है, IG, तो करंट नीचे को जा रहा है जी, ये प्लस में आएगा IG, और इसका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ये G, ये किसका गैल्वेनोमीटर का। फिर गैल्वेनोमीटर होता है लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। फिर यहां से देखिए, यहां से ध्यान देने वाली बात ये है कि लूप में हम लोग तो जाएंगे D से A, लेकिन करंट आ रहा है कहां से, ऊपर से नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इट मींस ये होगा -I1 into R इज इक्वल टू 0, टोटल वोल्टेज प्लस माइनस करके 0 के इक्वल कर दी। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, I2P प्लस I2G इज इक्वल टू I1 into R, इसको हमने लिख लिया। तो ये बन गई जी हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन जब 1 ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन लिखिए, दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन लूप, कौन से, इसमें जाते हैं B C D B। तो लूप में देखिए, लूप में जब हम लोग जाएंगे B C D B, तो लूप इस तरह से होगी, सेम वे, फिर से ऐसे क्लॉकवाइज। और लूप में जाने के बाद देखिए क्या होगा, B से C जाना सबसे पहले, और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो करंट की डायरेक्शन भी सेम है B से C के लिए, तो ये बनेगा I2 माइनस IG इनटू, और ये क्या होगा, ये होगा Q। फिर C से जाएंगे D की तरफ, तो हम लोग आ रहे हैं C से D, लेकिन करंट जा रहा है D टू C, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये होगा माइनस, इसी जगह आएगा I1 प्लस G इनटू S।
फिर हम लोग जा रहे हैं डी से बी की तरफ, लेकिन करंट आ रहा है हमारे अपोजिट डायरेक्शन, तो हम लोग ले लेंगे माइनस। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपने माइनस लेना है, इसलिए माइनस लेना पड़ा, इसमें क्या लेंगे माइनस। तो ये होगा आई जी इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद I2 माइनस आई जी, और ये भी होगा आई जी वाला करंट, ठीक है, ये आई जी होगा। तो ये बनेगा आई जी इंटू क्यू, और ये बना जी माइनस आई जी इंटू जी, और ये बनेगा I1 प्लस आई जी इंटू एस, और ये आएगी इक्वेशन 2। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि हमें तो बैलेंसिंग वाला पॉइंट फाइंड करना। तो व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो क्या होगा, ये होगा आई जी इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो जहां जहां भी आई जी है उसमें क्या पुट करना है, 0। तो पहली वाली क्वेश्चन में अगर मैं पुट करूं आई जी को 0, तो ये देखिए ये बनेगा I2P प्लस, ये पूरा पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म, ये ध्यान रखना, ये वाला टर्म पूरी 0, और ये हो गया I1 इंटू आर। तो ये होगा I2P इज इक्वल टू I1 इंटू आर, और ये बन गई इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 बनी, उसके बाद क्या होगा इक्वेशन 4 में, भी आई जी की जगह 0 कीजिए, तो ये बनेगा I2 इंटू क्यू, और ये तो पूरा पूरा 0 बन गया। तो आगे वाला टर्म क्या बन गया, ये आई जी की जगह 0, तो ये बन गया I1 इंटू एस, तो ये आ गया जी I1 इंटू एस, ये बन गई इक्वेशन 4। तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3 by 4 वी गेट, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 3 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये बनेगा देखिए I2P अपॉन I2Q इज इक्वल टू I1R अपॉन I1 इंटू एस। इससे देखिए, इससे ये क्या होगा, I2 साइड 2 कैंसिल आउट, I1 साइड 2, I1 और I1 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये है बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना, ये बैलेंस पॉइंट है। ये है वो कंडीशन जिसमें एक व्हीटस्टोन क्या हो जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन इसका डिराइव कर सकते हो, इसमें आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में लूप घूम रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आपने पॉजिटिव में लेना है वोल्टेज को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपने वोल्टेज क्या लेना है, आपने इसको नेगेटिव में लेना है, साइन करना है। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि पिछले साल तो नहीं आया था, लेकिन इस साल इसके चांस सबसे ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच free electrons in a conductor get drifted in the direction opposite to the direction of applied electric field। तो देखिए क्या होता है कंडक्टर में, कि जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, सेल कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी की तरफ। तो पॉजिटिव एंड की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो नेगेटिव एंड की तरफ जाए उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये है इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, कोलाइड करते हैं बीच में, फिर वो यहां तक पहुंच जाते हैं। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलती है किधर को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर जब इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, कंसीडर अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये आपने डायग्राम बनाना है, फिर आपने ये लिखना शुरू कर देना, द फोर्स एक्सपीरियंस। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो क्या होगा, ये वाला होता है इसका फोर्स का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर द अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो एक्सेलरेशन से पहले देखिए हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आएगा होगा फोर्स अपॉन m, और एक्सेलरेशन को जब निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देखिए फोर्स की जगह वैल्यू आ गई E अपॉन m, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, तो एक्सेलरेशन आ गई है, क्योंकि वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन जरूरी है। तो देखिए दिस एक्सेलरेटेड लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम एंड इज इंटरप्टेड व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद वाइब्रेटिंग आयंस और एटम, ठीक है। तो यहां पर देखिए
ये थोड़े टाइम के लिए होता है एक्सेलरेशन, और उसके बाद ये कब तक होता है? व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द वाइब्रेटिंग आयंस ऑफ द कंडक्टर. This small time interval of the time between the two successive collision between the electrons and ions conductor is called relaxation time. फिर से वही आया टॉर्क, relaxation time. तो एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन को हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फॉर एवरेज टाइम इंटरवल tau. तो as we know that हमें पता है इक्वेशन v is equal to u plus at होता है, लेकिन यहाँ पे a तो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे रिलेशन टाइम का क्या लिखेंगे? tau को लिख देंगे. और हमारा जो एक्सप्रेशन आया था a का, a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू माइनस e अपॉन डिवाइड में था m. अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे a की जगह, तो a की जगह जब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये और u क्या होगा इस केस में? और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0 होगी, और u की जगह 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस e tau अपॉन m. और ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v की जगह क्या लिख लेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेंगे. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में, ये होगा e tau अपॉन m के इक्वल. और इसी को अगर हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये बनेगा जी e tau अपॉन m. तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये पॉजिटिव आएगा, और ये जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो. जैसे लास्ट में देखिए, पहले आपने डेफिनेशन लिख ली, फिर डायग्राम बनाना है, फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने लिखना है, और उसके बाद आप इसको डिराइव कर सकते हो. इसका एक और मेथड भी होता है, लेकिन ये वाला मेथड इजी है, तो आपने इसी मेथड से इसको अटेम्प्ट करना है. बोल रहा है कि स्टेट किरचॉफ्स लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसका निकनेम क्या है? ठीक है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है जंक्शन लॉ, और उसको जाना जाता है जी करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है. फिर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट. जंक्शन लॉ को बोलते हैं क्योंकि इसमें जितना भी जो करंट होता है वो सारा सारा एक पॉइंट मीट करता है. इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो. तो आप ये बोल सकते हो कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0. मतलब जितना भी करंट होगा. तो आपने ध्यान, और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है. इन दोनों लॉ में और किरचॉफ के दोनों लॉ में साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. तो देखिए इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो एंटरिंग करंट होगा, जो एंटरिंग करंट होगा उसको आपने साइन कन्वेंशन देना है नेगेटिव. उसको साइन कन्वेंशन आपने नेगेटिव देना है. और आउटगोइंग करंट को आउटगोइंग करंट को आपने साइन कन्वेंशन देना है पॉजिटिव. ठीक है ना, आउटगोइंग जो करंट बाहर जाने वाला करंट पॉजिटिव में लेना है, बाकी नेगेटिव. तो यहाँ पे देखिए अंदर कौन सा करंट आ रहा है? ये I3 अंदर की तरफ आ रहा है किसी एक जंक्शन पे, और I2 भी अंदर की तरफ आ रहा है करंट, I4 अंदर की तरफ आ रहा है किसी जंक्शन पे. और आउटगोइंग करंट कौन से है? I1 और I5. I1 और I5 ये है आउटगोइंग करंट, और ये पूरा का पूरा सम किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. तो आप बोल सकते हो कि I1 प्लस करंट I5 किसके इक्वल था? ये था इन सब के सम, जितना करंट आया था I3 I2 आया था, और कौन सा आया था? I5, I3 2 और 4 आया था. तो ये इसकी इक्वल था. लास्ट लाइन आप बोल सकते हो कि आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू किसके इक्वल? इनकमिंग करंट के. सेकंड लॉ देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ का जो निकनेम है वो जाना जाता है लूप लॉ के नाम से, और वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है. और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है आपने ध्यान रखनी, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने ये ध्यान रखना है कि इट स्टेट्स दैट algebraic sum of all voltage, that is potential difference across all element, EMF of the source in any closed electric circuit is 0. It is a law of conservation of energy. ठीक है ना, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड. तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आपका ध्यान, आपने इस तरह से ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का. तो साइन कन्वेंशन में देखिए जब भी लूप लगाएंगे, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में ये आपने ध्यान रखना है कि अगर क्या हो, बैटरी का कौन सा आ जाए? अगर बैटरी का लूप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर बैटरी का नेगेटिव आए तो आपने बैटरी को पॉजिटिव में लेना,
और अगर पॉजिटिव आया तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना बैटरी वोल्टेज को। एक तो ये रखना ध्यान में। अब यहां पर बताएंगे आपको एक ही क्वेश्चन बनाकर। और दूसरा, और लूप अगर इन दी डायरेक्शन हो, ठीक है ना, आर, अगर लूप और आर में जो करंट है, ठीक है ना, आर में जो करंट आएगा, लूप और करंट आर में सेम डायरेक्शन में है, तो आपने इसको लिखना है नेगेटिव ऑफ आई आर। अगर ये जो करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लूप और ये करंट, आर में जो करंट होगा, आर में करंट अगर अपोजिट में आ जाए तो आपने इसको लिखना है पॉजिटिव का आई आर, ठीक है। तो ये वाली देखिए, यहां पर देखिए क्या बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर आपको समझ आ जाएगी जब अप्लाई करेंगे हम लोग लूप को। इसको मैं लिख रहा हूं ए, इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी ए, एक लूप बन गया ए बी सी डी ए। तो इस लूप में अप्लाई करके देखते हैं। ए से बी हमारा जो लूप घूम रहा है, लूप घूम रहा है इस तरह से, ऐसा लूप का एरो है, लूप का एरो है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की तरफ लूप जाएगी। तो लूप में देखिए, लूप में क्या होगा, लूप में होगा ए से बी, हमारा लूप भी जा रहा है, और जैसे हमने ब्रिजस्टोन ब्रिज में किया था, लूप भी ए से बी जा रहा है और ये जा रहा है किसमें, ए से बी जा रहा है ना लोग। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन रहेगी प्रॉपर। वहां हमने क्या किया था, कुछ बुक्स में डिफरेंट होता है, कुछ बुक्स में डिफरेंट। तो आपने क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर वोल्टेज के साथ में, जब वोल्टेज आए तब आपने क्या प्रॉपर करना है, बाकी आप करंट के साथ में ब्रिजस्टोन ब्रिज को आप सिंपल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जब सेम डायरेक्शन हो तो अपोजिट लिखना साथ में, तो वोल्टेज क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये आएगा माइनस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए में। और मैं यहाँ पे बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि जो हमने काम किया था किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ लॉ में हमने सीधे सिंपल काम किया था, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वोल्टेज को पॉजिटिव लिया था, क्योंकि वहां पे बैटरी नहीं थी। और यहाँ पर आपने प्रॉपर काम करना है, ये साइन कन्वेंशन से भी किरचॉफ लॉ का जो डेरिवेशन है वो सॉल्व होगी। और ये वाली आपने हमेशा के लिए याद रखनी, ठीक है ना। दूसरी बुक्स में डिफरेंट भी होता है, हर जगह पे डिफरेंट होता है साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर देखिए सेम में अपोजिट, लूप जा रहा है ए बी सी डी ए, तो जब हम लोग ए से बी जाएंगे तो देखिए सेम है, करंट की डायरेक्शन भी सेम और हमारा लूप भी सेम चल रहा है, तो नेगेटिव में लेना है, तो ये आएगा माइनस आई वन आर वन। अब जाते हैं बी टू सी, बी टू सी में देखिए करंट भी सेम, हमारा लूप भी सेम, तो ये भी होगा माइनस का, इसकी जगह आएगा आई थ्री और इस जगह आएगा आर थ्री। फिर उसके बाद बैटरी का जो टर्मिनल है, यहाँ पर देखिए बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। जो लंबी वाली साइड होती है ये वाली होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसमें छोटा पोर्शन होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव मिला तो उसको पॉजिटिव करना, पॉजिटिव मिला तो उसको नेगेटिव करना, बस ये साइन कन्वेंशन। तो बैटरी वोल्टेज है, कोई रेजिस्टर लिखते वोल्टेज लिखना है डायरेक्ट, और इसको करना है जीरो, ठीक। और ये साइन कन्वेंशन की अगर बैटरी का अगर आपको लूप में चले आप लोग और बैटरी अगर आपको नेगेटिव मिले तो क्या लिखना है उसकी जगह पॉजिटिव, और अगर कहीं पॉजिटिव मिल जाए तो क्या लिखना है उसकी जगह नेगेटिव लिखना है। और अगर सेम डायरेक्शन में आप भी चल रहे हो और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दैट केस आप उसको क्या लेंगे, आप उसको लेंगे नेगेटिव। तो बस इतना सा आपने ध्यान रखना है, बाकी आपने जो भी साइन कन्वेंशन पढ़ी होगी, जो भी आपके बुक्स में साइन कन्वेंशन होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हर बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट साइन कन्वेंशन होती है, बस रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। गिवन दैट में रेजिस्टेंस 25 ओम और वोल्टेज दिया है जी 220 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट होता है हाउ मच हीट विल प्रोड्यूस इन 1 मिनट, तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। और फॉर्मूला होता है हीट का, मतलब पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन r इनटू t। तो b की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए b की जगह आएगा 220 इनटू 220 b स्क्वायर, दो बार लिखा, रेजिस्टेंस की जगह आएगा 25 और इस जगह आएगा 60। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद देखिए h की जगह h और 25 से इसको हम लोग काट सकते हैं, तो इसको काटने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 4, ये बनेगा 4।
और ये बनेगा 4 और ये बनेगा 4, 44 इंटू 44 इंटू 60, ये आएगा एक्सप्रेशन। तो 44 इंटू 44 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखिए बनेगा 6 और ये बनेगा 7, ये बनेगा 6 7 1 6 13 और ये बनेगा 9 और ये 1936, तो ये बनेगा 1936 इंटू 60 और 6 से आप और मल्टीप्लाई करना है इसको तो ये आएगा 6 फिर बचेगा 3 फिर 18 फिर आएगा 1 फिर 2 54 56 फिर ये 5 और ये 1 और ये आएगा 11 और इसके साथ में आएगी 0, तो आपने यूनिट लिखनी है जूल। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, इतने हीट ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट विद एग्जांपल। तो इसमें देखिए ओमिक सर्किट एलिमेंट, the material which strictly obey Ohm's law are known as ohmic, ठीक है, जो Ohm's law को फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है ohmic elements circuit। तो metals are ohmic material और ohmic circuit, जो जितने मेटल होते हैं कंडक्टर होते हैं वो फॉलो करते हैं Ohm's law को। तो B is dimensional to I, तो ये इसका जो ग्राफ बनता है ohmic circuit जो फॉलो करते हैं उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। नेक्स्ट वन देखिए, नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट में आपने क्या लिखना है, नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट क्या होता है, व्हिच डू नॉट ओबे, ठीक है, व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, और उसका जो ग्राफ होता है उनका ग्राफ क्या बनता है, उसका ग्राफ इस तरह से नहीं बनता स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये पैराबोला टाइप में बनता है। तो यहां पर देखिए सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वाले जितने भी जो एलिमेंट होते हैं सेमीकंडक्टर वाले, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्ट में क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है कि शो दैट, इसको होता है करंट डेंसिटी। तो ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है, J इज इक्वल टू रो इनटू E। तो सबसे पहले तो देखिए फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो ये रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का पहला फैक्टर तो देखिए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर, जैसे टेंपरेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तीसरा है डायमेंशन पे, डायमेंशन आता है इस वाले फॉर्मूला से, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो वाला हमने लिख दिया, मटेरियल वगैरह ये तो लिख दिया। तो ये पहला है जिसका लेंथ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और इसका दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया जितना ज्यादा होगा और उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा बाहर का, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये वाला पेन है उसका आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना, तो ये वाला हिस्सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नाम से है। अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा क्या हो, बड़ा हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। अगर ये बड़ा हो जाए तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में करंट डेंसिटी, ठीक है ना, ये टर्म जानी जाती है किसके नाम से, करंट डेंसिटी के नाम से। करंट डेंसिटी रो है यहाँ पे कंडक्टिविटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले रिलेशन हमें पता होना चाहिए, रिलेशन है I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है कि I इज इक्वल टू ANEVD। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने डिराइव की थी, तो ये है VD इज इक्वल टू EE टॉ अपॉन m। अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे इस पर, तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इस अगर आप इसको नेगलेक्ट कर देते थोड़ी देर के लिए तो ये देखिए ये बनेगा I इज इक्वल टू ANE और BD की जब पुट करेंगे EE टॉ अपॉन m। और इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, तो सिंपलीफाई करके देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ANE स्क्वायर और E टॉ अपॉन m। अब क्या होगा, इसमें एरिया को अगर आपने डिवाइड में ले जा सकते हो तो ये बनेगा I अपॉन A और ये बन जाएगा NE स्क्वायर टॉ अपॉन m इनटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए उसको अलग कर दो, बाकी हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसी एक्सप्रेशन को ये किसके इक्वल होता है, I अपॉन A,
करंट अपॉन एरिया होता है किसके इक्वल, ये आपने याद रखना, ये होता है आई अपॉन ए के इक्वल। तो इसकी जगह हम लोग जे लिख सकते हैं, तो ये बनेगा जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉप अपॉन एम इनटू ई। और ये पूरा का पूरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 अपॉन रो के इक्वल। तो जे इक्वल बन गया 1 अपॉन रो इनटू ई, और 1 अपॉन रो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन रो होता है सिग्मा के इक्वल, कंडक्टिविटी के इक्वल, क्योंकि 1 अपॉन रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे रो और इस जगह लिखेंगे ए, तो ये बनेगा J इज इक्वल टू रो इनटू ई। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें लिखना था तो ये हमने डिराइव कर दिया। तो इस तरह से आपने ध्यान देना कि क्या पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डेरिवेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑन व्हिच फैक्टर डज इट डिपेंड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस शायद हमने पहले भी किया था। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द अपोजिशन offered by a cell to the flow of current through it. It is denoted by small r। ये सिंपल ऐसा है जैसे यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टर होता है सर्किट के बाहर, और जो सेल के पास होता है, ठीक है, तो सेल के पास देखिए ये वाला, तो मान लीजिए ये सेल हमने कनेक्ट किए, तो ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला केस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला केस में ये आ गया, ये वाला, ये सेल का ईएमएफ है, तो करंट इसमें यहाँ से गया और करंट इसमें यहाँ से आया। तो ये जो पूरा सेटअप है स्मॉल आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद बोला कि डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, जो आई है कन्वेंशनल करंट, I has a conventional current। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल के अंदर होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड होता है ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला फैक्टर इसका द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ये दूसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, उस पे भी डिपेंड करता है। तो आपने 3 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक न्यूमेरिकल है। तो अ बैटरी ऑफ ईएमएफ गिवन, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor, or लिखा हुआ what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed। तो सर्किट को जब क्लोज किया तो देखिए गिवन दैट में सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन दैट में जी ईएमएफ है 10 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का। और इफ द करंट इन अ सर्किट, करंट जो सर्किट में है, करंट है सर्किट में 0.5 एम्पियर का, और पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज, मतलब V निकालना है और क्या निकालना है, ऑफ द बैटरी क्लोज्ड, रेजिस्टेंस निकालना, कैपिटल आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करना। तो एज वी नो दैट, हमें पता है फॉर्मूला, एज वी नो दैट, तो देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू है 0.5 और ई है 10, और ये होगा r प्लस, और छोटा r है जी 3 के इक्वल। ये बनेगा 0.5 r प्लस 3 इज इक्वल टू 10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू r, और ये बनेगा 1.5 इज इक्वल टू 10 के इक्वल। नाउ 0.5 r इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5, तो ये होगा जी 0.5 r इज इक्वल टू, ये बनेगा 8.5 के इक्वल। नाउ ये बनेगा 8.5 अपॉन 0.5, 85 अपॉन 5, तो ये आएगा 17 ओम, तो ये आएगा 17 ओम के इक्वल। तो r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू है 17 ओम के इक्वल, और r जब मिल जाए तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज आएगा v इक्वल टू i इनटू r। तो v की जगह v और i करंट की वैल्यू 0.5, तो 0.5 इंटू 17
और जो वोल्टेज रहेगी टर्मिनल वोल्टेज वो रहेगी 8.5 वोल्ट। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है डिफाइन ओम्स लॉ, इलस्ट्रेट फेलियर ऑफ ओम्स लॉ विद एग्जांपल। ओम्स लॉ तो पता है आपको, ये 10th क्लास में भी आप पढ़ते थे। तो ओम्स लॉ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor provided the physical condition में मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट मुझे, स्ट्रेन ये सारा क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखा हमने कि I is flowing through a conductor डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लेकिन पहले करंट नहीं होता, पहले क्या होता है वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, फिर जाके क्या बनता है करंट बनता है, इसलिए वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I और V से आपका जो एक्सप्रेशन बनता है V इक्वल टू R I। R होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, आप सिंपल बोल सकते हो कि वोल्टेज और करंट का जो बच्चा है, ठीक है ना, ये इसके मम्मी पापा कौन, वोल्टेज और करंट, इसका जो बच्चा है उसको क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनका बच्चा क्या होगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फेलियर कि ओम्स लॉ फेल कब होता है। ओम्स लॉ फेल होता है, ओम्स लॉ फेल्स व्हेन फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो तब ये क्या हो जाता है फेल हो जाता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेम कंडक्टर पे तो लगता नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में लगता है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लगता है, डायोड में लगता है, ट्रांजिस्टर में लगता है, सेम कंडक्टर फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ अभी हमने पढ़ा था होता है लीनियर केस, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है नॉन लीनियर का केस होता है, इसलिए इट आल्सो फेल्स व्हेन टेंपरेचर चेंजेस। तो ये इसका फेलियर की कंडीशन। और बाकी ओम्स लॉ आपको आ गया था। अगर पूछे कि ग्राफ ना हो, ग्राफ में भी आपने क्या बनाना, V और I के बीच में ग्राफ कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। इसमें देखिए nichrome and copper wires of the same length and the same radius are connected in series, current I is passed through them, which wire gets heated up more, justify your answer। तो ये बोल रहे कि निक्रोम की वायर और कॉपर की वायर अगर दोनों को क्या करेंगे सीरीज में लगा देंगे, आधा पोर्शन निक्रोम वायर का लगा दो, आधा पोर्शन कॉपर वायर का, तो कौन सी वायर ज्यादा गर्म होगी। तो इसमें देखिए निक्रोम वायर गेट्स हीटेड अप मोर बिकॉज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो बस यही आंसर इसका मेन है। और कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी कम होती है और जो निक्रोम होती है उसकी क्या होती है हायर रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये हीट अप ज्यादा होगा, इसमें लॉस ज्यादा होगा एनर्जी का, और इसीलिए ये वायर जो आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं हीटर में देखने को मिलेगी, और इलेक्ट्रिक प्रेस में होगी, और जो रॉड जिससे पानी गर्म करते हैं, ठीक है, उसमें भी ये एलिमेंट होता है। और ये बोले कि लेंथ बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है कि जो रेजिस्टिविटी क्या करती है, हाई रेजिस्टिविटी अप्लाई करती है। हाई रेजिस्टिविटी जो इसकी प्रॉपर्टी है हाई रेजिस्टिविटी की, उसकी वजह से क्या करता है, ये मोर हीट प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सिंपल सा था ये, डिफाइन एंड राइट देयर एसआई यूनिट। पहले डिफाइन करना है किसके बारे में, पहले लिखना है कंडक्टेंस के बारे में, फिर लिखना है कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है, तो कंडक्टेंस में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द मेजर ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टर एबिलिटी टू अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। फिर फैक्टर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कंडक्टिविटी एंड, और किस पे डिपेंड करता है, द ऑब्जेक्ट डायमेंशन लेंथ और एरिया। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, ये करता है डायमेंशन पे भी, लेंथ और एरिया पे भी, जैसे रेजिस्टेंस करता है। और इसकी ऐसा यूनिट है सीमेंस, और इसको मो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस देखो ओम का उल्टा मो। और यहां पर कंडक्टिविटी में क्या होगा, कंडक्टिविटी में ये होता है प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी में आप लिख सकते थे एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये किस पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड, ये करता है सिर्फ मटेरियल स्पेसिफिक, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये लेंथ और एरिया डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। फिर रेसिप्रोकल होता है ये किसका, रेजिस्टिविटी का। तो ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो, जैसे इसमें बस मीटर लगेगा पर मीटर, और ये देखो मो पर मीटर, तो ये इसकी ऐसा यूनिट, ये सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
और ईएमएफ यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है वी से, वी की हेल्प से। इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से और इसको डिनोट किया जाता है बुक में वी। तो देखो इसमें क्या फर्क होता है, इसमें फर्क होता है ईएमएफ क्या है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल, टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। एक सेल है और उस सेल को अगर हमने सर्किट में अभी यूज नहीं किया तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन कब, जब किसी सेल को सर्किट में यूज किया जाता है और उसको बोलता है व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बोलते हैं इसको, इसको आपने याद रखना, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इससे हमेशा क्या होता है, ये ईएमएफ ज्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है लेस देन 20। नेक्स्ट देखिए, ये है कॉज और ये है इफेक्ट, एक आप ये डिफरेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट है द ईएमएफ ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा उसको ईएमएफ को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है किसके ऊपर, जैसे लिखते हैं ना हम लोग बी इज इक्वल टू आई आर, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है किस पे, ये करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड। तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो एग्जाम में, तो आप 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स में भी ये डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है गिव द ग्राफ फॉर शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर कंडक्टेंस। तो जो ग्राफ है, ग्राफ करंट और किसके बीच में, कंडक्टेंस के बीच में, गिव शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर द कंडक्टेंस। ओके जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि गिव द ग्राफ फॉर शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर कंडक्टेंस। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर होता रेजिस्टेंस के लिए तब कुछ डिफरेंट होना था, लेकिन ये बोल रहा है किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए। अब ग्राफ शोइंग करंट और ये वोल्टेज, वोल्टेज और करंट के बीच में आपको पता है कि ग्राफ इस तरह का होता है, और यहां पर देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या, मेन पॉइंट इसमें ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें पता है कि V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, I। अब V इज इक्वल टू होता है I R, प्रोपोर्शनलिटी उठाते हैं R से। अब कंडक्टेंस चाहिए, कंडक्टेंस हमें पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R के इक्वल, तो 1/R करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1/R, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे V और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं I। तो अब देखिए ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। तो 1 जो R होता है, 1 ये स्लोप है, स्लोप को टेंजेंट थीटा बोलो या 1/R बोलो, ये यहाँ पे 1/R बनेगा जी कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, C से। तो ये बन गया I इज इक्वल टू CB। तो पहले लिखना पड़ेगा I, फिर लिखना पड़ेगा B। आपने पहले B नहीं लिखना फिर I लिखना, फिर गलत हो जाएगा ये। तो पहले करंट, फिर क्या आएगा वोल्टेज, तब यहाँ पे R नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तब बनेगा कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का जो ये स्लोप है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टेंस। ये ध्यान देना आपने हमेशा, अगर मैं यहां पर ये लिखूं बी को, अगर यहां लिखूं आर को लिखूं, बी को लिखूं वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। बी को अगर मैं लिखूं वाई एक्सिस में, और अगर मैं आई को लिखूं एक्स एक्सिस में, इन दैट केस ये जो स्लोप होगा वो होगा आर के इक्वल। लेकिन अगर यहाँ उल्टा लिख लेते, अगर यहाँ लिखते करंट, यहाँ लिखते वोल्टेज, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस होगा जो ये स्लोप होगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ आइडेंटिकल सेल व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करना, सीरीज वाला हमने पहले कर लिया है क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ ईच ऑफ ईएमएफ। तो हमने यहां पर बहुत सारे आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया, एन, ठीक है ना। यहां से एन को रिप्रेजेंट के लिए हमने डॉट 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 करके आप एन को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई बहुत सारे सेल है।
और जितने भी सेल है अगर मैं बात करूं सारे के सारे सेल इनमें आइडेंटिकल, ठीक है ना, ईएमएफ है इसका एप्सिलॉन, हमने एक ईएमएफ लिया, कुछ बुक्स में ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो सारा का सारा किससे रिप्रेजेंट किया है, ये है आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस। बस एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि यहां पर पूछा इफेक्टिव ईएमएफ हो, तो इफेक्टिव जो ईएमएफ होगा, इफेक्टिव ईएमएफ पैरेलल है, ये हम लोग को पता कि ईएमएफ एक तरह की वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या रहती है पैरेलल में, क्या रहती है पैरेलल में रहती है वोल्टेज सेम। तो इफेक्टिव जो ईएमएफ होगा सारे का सारा वो रहेगा ई के इक्वल, एप्सिलॉन के इक्वल, तो इफेक्टिव ईएमएफ रहेगा ये। और अगर हमें क्या करना है, अगर हम लोग इसमें करंट फाइंड आउट करना है, सर्किट में करंट कितना है, तो टोटल देखो रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना पड़े तो ये देखिए ये कितने, ये सारे सारे पैरेलल में, और पैरेलल में ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, यहां पर इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, और ये सारे सारे देखिए सारे किसमें, ये पैरेलल में, तो मैं लिखूंगा 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, पैरेलल में इस तरह से लिखा जाता है अप टू सोन 1/r। अब ये कितने हैं, ये है एन टाइप, तो इसका आएगा 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू n/r के इक्वल, तो r इफेक्टिव किसके इक्वल आएगा, ये आएगा r/n के इक्वल, तो r इफेक्टिव आया हमारा ये। और टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करें, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा r प्लस स्मॉल r इफेक्टिव, r प्लस स्मॉल r इफेक्टिव, और r प्लस स्मॉल r इफेक्टिव। और अब देखिए करंट, करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट आएगा इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइडेड बाय r प्लस टोटल रेजिस्टेंस या r इफेक्टिव के इक्वल। और यहां पर देखिए ये बनेगा, ये तो सेम रहता पैरेलल में, तो इफेक्टिव पूछा गया था ऊपर तक की, लेकिन आपने थोड़ा सा अगर करंट पूछे तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा r प्लस r/n, एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा n टाइम्स ऑफ e और nr प्लस r, तो ये होगा करंट के लिए एक्सप्रेशन। तो लेकिन पूछा गया था ऊपर तक की, तो आप डायरेक्ट यहां तक भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि 2 नंबर का पूछा या 3 नंबर का पूछा। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर एंड डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर बोला गया कि कनेक्टिंग वायर, तो देखिए कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ, क्यों, जो कनेक्टिंग वायर्स होती है घरों में, जो कॉपर है, कॉपर आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में गोल्ड सिल्वर के बराबर ही कॉपर पहुंच चुका है, ठीक है ना, तो इतना महंगा हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिमांड है, क्यों यूज किया जाता है, तो देखो ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस है और इसकी क्या है हाई कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। फिर एफिशिएंट कैरियर करंट विद मिनिमल एनर्जी लॉस, मतलब इसमें जो एनर्जी का लॉस है वो कम से कम है, इसलिए कॉपर इजीली अवेलेबल है, और उसको इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और पूछा क्या गया था, डिड्यूस द ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ को डिड्यूस करना था। तो यहां पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सी फॉर्म, ये लिखा मैंने स्केलर फॉर्म में, फिर E इज इक्वल टू बी अपॉन एल, और यहां पर देखिए जब मैं इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा तो VD बन जाएगा इसके इक्वल। अब ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ओम्स लॉ में। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पता है एक रिलेशन, एज वी नो दैट, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन है ANEVD। अब क्या करेंगे, जो ये BD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए I की जगह I आएगा, ANE की जगह ये, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था EV टॉ अपॉन ML, इसकी जगह इसको पुट कर देंगे, और I इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ANE स्क्वायर,
और उसके बाद आएगा टॉ अपॉन एम एल और ये बनेगा जी, और बी को रखिए एज इट इज। नेक्स्ट आई अपॉन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा ए एन ई स्क्वेयर टॉ अपॉन एम एल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आई के साथ मैं इसको कर रहा हूं एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर टॉ, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर टॉ, इसको उधर ले जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये आ गया v, और ये पूरा का पूरा प्रोपोर्शनैलिटी ये किसके इक्वल है, ये है r के इक्वल एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर इंटू टॉ, ये है r के इक्वल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू बी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे तो ये बनेगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये है जी हमारा ओम्स लॉ। तो ये इस तरह से आपने एक्सप्रेशन को लिखना है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर आपको रिलेशन एक इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर देखिए पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज बेसिकली, तो आप लिख सकते हो अपोजिशन, ठीक है ना, अपोजिशन ऑफर टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन दी कंडक्टर, मतलब कि उसको जो फ्लो है उसको रोकने का काम करता है या हिंड्रेंस क्रिएट करने का काम करता है। तो उसके बाद लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टी, और एक हम लोगों को और रिलेशन पता है कि टी और 1/T आपस में कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर देखिए व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से देखिए क्या होगा, टेम्परेचर को जब मैं बढ़ा दूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हेंस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस दस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। और एक एक्सप्रेशन आप ये भी लिख सकते हो मेटल के लिए, रो नॉट होता है इनिशियल रेजिस्टिविटी, अल्फा ये टेम्परेचर है, किस कौन से टेम्परेचर पे कितनी इंक्रीज हुई, और ये है इनिशियल टेम्परेचर। इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहां तक भी अपना आंसर लिख सकते हैं इंक्रीजेस तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो सिंपल है, द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में देखिए द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। इसमें देखिए यहां पर पूछा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। और अगर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर होता है B इंटू आई। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में E इज इक्वल टू BI को अगर मैं अलग से लिखूं, T को करें इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और अगर पावर के साथ में इसका रिलेशन हो तो ये होगा एनर्जी अपॉन टाइम, या सिंपल आप बोल सकते हो वर्क अपॉन टाइम। तो ये था रिलेशन बिटवीन, 2 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट, किलोवाट आवर। तो और उसके बाद है कैलकुलेट द नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर। अच्छा क्वेश्चन है, गिव द यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो देखिए ये बोल रहे किलोवाट। किलोवाट हमें पता है कि वॉट है यूनिट किसकी, पावर की यूनिट है, एसआई यूनिट। तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है ना। तो चाहे आप किलोग्राम ले रहे हो, किलोमीटर, किलो कुछ नहीं, किलो एक तरह का प्रीफिक्स है, उसकी पावर 10⁻³ होती है, तो इसको लिखा जा सकता है 10⁻³ वॉट। और सेकंड वन देखिए, सेकंड वन है किलोवाट आवर, इसके साथ टाइम भी है जुड़ा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 10⁻³ 10⁻³ फिर ये आया वॉट आर को आप लिख सकते हो। लेकिन इसी को ही थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके लिख रहा हूं यहां पर। तो ये बोल रहे कि 1 किलोवाट, इसी को ही कन्वर्ट कर रहा हूं जूल में, क्योंकि एक तरह की क्या हुई, एनर्जी हुई। तो ये आ गया 1 किलोवाट आर।
तो 1 किलोवाट आवर में देखिए इसको थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट आवर, यही है, सेम है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 10⁻³ और 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, और 60 सेकेंड्स उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टोटल कितने सेकंड होते हैं, और ये बन गया फिर वॉट सेकंड, वॉट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए 1 किलोवाट आवर ये बन गया जी 3600 इंटू 10⁻³ और वॉट सेकंड इसको आप ले सकते हो जूल, ये एनर्जी बढ़ गई। तो 1 किलोवाट आवर ये बन गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ये 1 यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। जो घरों में जो बिजली का बिल आता है ना, जिसको यूनिट बोलते हैं हम लोग, तो ये है वो 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला कि SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, क्या होती है SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होती है ओम, और इसको सिंबल है ये वाला, इससे आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए SI यूनिट के बाद इसमें पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता B इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल, IR के इक्वल, और R होगा GB अपॉन I के इक्वल, और B होता है वर्क अपॉन चार्ज, और करंट को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा B इज इक्वल टू, B नहीं सॉरी इसमें डालना है R वाले में, R इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू होगा B की जगह आएगा वर्क अपॉन चार्ज, और करंट रहा एज इट इज। अब इसमें देखिए ये बना, वर्क का फॉर्मूला होता है mL/T-2, चार्ज का फॉर्मूला होता है AT, और करंट का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, एम्पियर इनटू टाइम, और करंट तो एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है, तो ये आएगा A एज इट इज। नेक्स्ट R इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो देखिए R बनेगा M, 2 एज इट इज रहेगा, T-2 एज इट इज, तो ये होगा A2 और T1। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो M रहेगा एज इट इज, L की पावर तो आएगी 2, T देखिए T-2 पावर ऊपर थी, एक ऊपर चली जाएगी, तो ये होगा T⁻³ और A की पावर भी ऊपर जाएगी, तो ये होगा A-2। तो ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A और B। A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हमारी पहली अप्रोच क्या रहेगी, पहली अप्रोच रहेगी ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको सॉल्व करने के बाद वो सीरीज में हो जाएगा, फिर सीरीज में उन दोनों को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद अगेन ये क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए ये 2 और 6, इसका शॉर्टकट क्या होता है, जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो ये देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 6 ओम, आप लिख सकते हैं 6 ओम एंड 2 ओम्स आर पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आपने प्लस करना है। तो ये बना 12/8, तो 12/8 बना 3/2, तो ये बना 1.5, और 1.5 बनने के बाद इसको किसके साथ ऐड कर देंगे, ये इन दोनों को मिला के इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये बन गया, इस तरह का बनेगा डायग्राम, ये और ये लाइक दिस, और ये वाला। इसके साथ में ये देखिए इनका मिला के बनता 1.5 ओम, और आगे वाला था 3.5 ओम के इक्वल। नेक्स्ट था ये था 5 ओम, और ये है A और ये है B, और ये है 2.5 ओम के इक्वल। अब जब इसको प्लस कर देंगे तो देखिए 3.5 1.5 ये बन गया 4 और ये बन गया 5, तो 5 के इक्वल बन गया। तो ये आएगा, ये जो पहला रेजिस्टेंस है ये बना 5 ओम और ये वाला बना 5 ओम के इक्वल। नेक्स्ट ये था 2.5 ओम, और यहां से आगे आपको एक शॉर्टकट बताते हैं कि जब भी दो सिमिलर रेजिस्टेंस कैसे आए, पैरेलल में आए, तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है उसका हाफ। तो इससे हम लोग एक और बना सकते हैं, ये लास्ट में देखिए, लास्ट ये होगा ये 2.5 ओम, क्योंकि इसको भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, 5 का मल्टीप्लाई 5 को प्लस किया
तो ये 25/10, तो देखिए 2.5। तो शॉर्टकट में क्या होगा, जब भी सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो उसका आधा क्या होगा, ये वाली टर्म, ये ए आएगा और ये है बी और ये भी है जी 2.5, 2.5 प्लस 2.5, तो टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये बन गया 5 ओम। तो आप लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा 5 ओम के इक्वल। तो ये सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पार्ट ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि इन दोनों का रेशियो, ठीक है ना, 3/2 और 6/4 क्या ये इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/2 तो एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 3/2। तो इट मीन्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज में फिर ये बैलेंस हो जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाले टर्म को हम लोग उड़ा देंगे, तो ये बनेगा ऐसा कुछ 2 ओम और ये बनेगा 3 ओम के इक्वल, ये 2 ओम और ये 3 ओम, और ये वाली टर्म होगी 4 ओम और ये वाली टर्म होगी कितनी, 6 ओम के इक्वल, और ये बी और ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, ए। अब इसको प्लस कर देते, तो प्लस करके देखिए क्या बनेगा, प्लस करके ये बनेगा 5 ओम और ये आएगा प्लस करके ये बनेगा 10 ओम के इक्वल। फिर इसमें देखिए ये ए और ये वाला कौन सा होगा, बी। 5 और 10 किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में जब भी आता है तो हमें पता है कि शॉर्ट ट्रिक हमें पता है, मल्टीप्लाई कीजिए उनको और प्लस कर देंगे, तो ये बनेगा 5 × 10, 5 + 10, तो ये आएगा 50/15। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए ये आएगा 10/3, तो 10/3 क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन में ये बोल रहे कि फाइंड आउट द करंट सप्लाइड बाय बैटरी इज। तो इससे क्या होगा कि करंट जो आई फाइंड आउट करना है, आई, और आई के लिए सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए जब भी ऐसा कोई सर्किट आए उसमें चेक भी करना पड़ता है। तो चेक देखिए क्या करेंगे कि 10/30 वैसे रेशो 10/30 क्या 30/90 के इक्वल आ रहा है, 30/90 के इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए ये बन गया 1/3, ये भी क्या बन गया 1/3। इट मीन्स कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बीच वाला रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, ब्रांच को हटा देंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, पहले तो इसका सर्किट देखिए, ये सर्किट बन जाएगा इस तरह से जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम, लेकिन यहाँ पे एक अलग से रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा 30 और ये था कितना ओम, 10 ओम, एक 30 ओम और एक है 10 ओम, और इसको जब प्लस करेंगे तो ये अलग से एक सर्किट बनाएगा। तो ये है जी 90 ओम और ये है 30 ओम के इक्वल, और करंट आई यहाँ से गया और यहाँ से करंट आई यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 30 + 10 कितना हो 40, और ये कितना 90 + 120, तो 40 और 120 ये किस में, ये है पैरेलल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में कैसे बनाएंगे इसका, तो मल्टीप्लाई शॉर्टकट हम पता कि 40 × 120 प्लस ये आएगा 40 + 120 प्लस ये इसके साथ सीरीज में, बाद में इनको सॉल्व करने के बाद इसको सीरीज में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए आर टोटल क्या आएगा इसका, आर टोटल आएगा, ये मैं लिख रहा हूँ 48 100 डिवाइडेड बाय ये बन गया 160 + 10, इससे इसको काट देंगे तो ये बनेगा 3 और ये बन गया 30। तो आर टोटल जो रेजिस्टेंस आया पूरे सर्किट का वो आया 30 + 10 कितना 40 ओम के इक्वल। टोटल रेजिस्टेंस आया 40 ओम के इक्वल, और वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज थी 40 वोल्ट के इक्वल, और फॉर्मूला लगा देंगे इसमें V = IR, तो I = V/R के इक्वल, और B है जी इसमें 40 और R की वैल्यू है टोटल कितनी, R है 40 के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं 40 / 40 तो 1 एम्पियर जो करंट फ्लो करेगी बैटरी, जो सप्लाई करेगी करंट, वो कितना होगा, फाइंड आउट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो बैटरी जो सप्लाई करेगी करंट वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूले, और जो नए लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको
मिलती रहेगी एग्जाम से पहले, सो दैट आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आप इजीली +2 में 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई यूनिट के साथ या नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए।